सुपर वर्सेटाइल पर्सन, 68 पेजेस का तो प्रोफाइल है। एंड इसीलिए कहते हैं ये सक्सेस स्टोरीज नहीं बन सकती बिना पर्पस, बिना वैल्यूज के। ये सक्सेस स्टोरीज नहीं बन सकती बिना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हुए। सोचते तो बहुत लोग है ना, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। सोचने से क्या होता है? सोचने के पीछे कुछ सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए। और सॉलिड फाउंडेशन भी ऐसा सॉलिड होना चाहिए जो शेक ना करे आपको कभी भी। अब हम मिलेंगे एक ऐसे पावरफुल पर्सन से दोस्तों, जिन्होंने फरेब, देवदास, विरासत, ढोकाल, गॉड मदर, जुल्मी, जोर, फिर हेरा फेरी, ऐसी कई सारी मूवीज में काम किया है। 250 से ज्यादा फीचर फिल्म्स, अलग अलग लैंग्वेजेस में, साउथ की फीचर फिल्म्स, मराठी में तो, महाराष्ट्र में तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वन एंड ओनली द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी, द पावरफुल ह्यूमन बीइंग। उनको स्टेज पे बुलाने से पहले मैं आपको उनके बारे में कई सारी चीजें बताऊंगा। फिल्म एक्टर्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन फिल्म एक्टर जिसका दिल रीजनल लैंग्वेज में धड़कता हो, फिल्म एक्टर के साथ साथ ऐसा पर्सन, वर्सेटाइल पर्सन, जो कि पोएम भी बहुत अच्छी लिखता हो, जो सिंगिंग भी बहुत अच्छी करता हो, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, जो बहुत ज्यादा बुक्स लिखता हो, जिन्होंने 12 किताबें लिख डाली हो, जिन्होंने अपने टैलेंट से हर एक इंडस्ट्री में धूम मचाई हो, जिन्होंने फिल्म फेयर जैसे अवार्ड्स लिए हो, जिन्होंने बेस्ट फीचर फिल्म्स में बेस्ट तरीके के, बेस्ट एक्टिंग के अवार्ड लिए हो अपने अपने फील्ड में, एंड एट द सेम टाइम हर तरह के काम, ही हैज इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल दोस्तों। What a wonderful thing. मिलिंद सर, स्वागत है आपका इस जबरदस्त प्रोग्राम में। इसका नाम है डिस्कवर योर विजन, और ये ऑडियंस आई है इंडिया के सभी कोनों से, और नॉट ओनली इंडिया से, नेपाल से भी हमारे साथ एक जेंटलमैन मौजूद है, बांग्लादेश से भी है, नेपाल से भी है। अच्छा। एंड बहुत पावरफुल लोग हैं। गारंटी है कि आप अब तक टोटली इंस्पायर्ड हुए होंगे, मोटिवेट हुए होंगे, इन्फ्लुएंस हुए होंगे, क्योंकि द एनर्जी दैट ही काइंड ऑफ एनर्जी एक्सुड्स इज unimaginable. How wonderful. Thank you so much, sir. Thank you. Wow, wonderful, sir. Have a seat. 1, 2, 3, you rock! Thank you so much, sir. Have a seat, please. मिलिंद सर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एंड सच में मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। जब पिछले महीने में उनके कनेक्ट में आया तो ही वॉज गोइंग टू पुणे, है ना, मेरी पहली दिन ही बात हुई। उन्होंने कहा मैं कल पुणे आ रहा हूँ। मैंने कहा सर कल पुणे आ रहे हैं तो इज इट पॉसिबल दैट वी कैन मीट? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मिलते हैं। मैंने कहा कहाँ मिले सर? अरे मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, मैं लोनावला से आ रहा हूँ, खंडाला से आ रहा हूँ। मैंने कहा सर मेरा घर रास्ते में ही है, इज इट ओके? क्योंकि बाहर कहीं सुबह पहले कैफे वैफे खुले नहीं होंगे, तो वी कैन। ही वाज सो काइंड इनफ, ही सेड आई एम रेडी टू कम, मिलते हैं। और पूरा आधा घंटा मेरे साथ स्पेंड किया, और मुझे 1 मिनट भी फील नहीं करवाया कि ही इज अ सुपरस्टार एंड आई एम नोबडी। ही मेड मी फील दैट आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द प्लैनेट। सो थैंक यू सो मच। Actually, I must say that very first call that on which I talked to him, I found that he's a very humble guy, down to earth guy, and very punctual and very very organized. आपके बारे में बोल रहा हूँ। ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। सबसे पसंद है पंक्चुअलिटी। कोई आदमी टाइम देता, अभी भी 7:30 बजे ऊपर आए थे लोग। आई एम रियली हैप्पी, आई लव दैट। और इसी कारण मुझे लगता है इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही कैन मोटिवेट पीपल, एंड दैट्स व्हाई आई स्पेंड टाइम विथ यू। आई लाइक टू टॉक टू यू, और काफ़ी कुछ इनसे मैंने उसे आधे घंटे में सीख भी लिया। क्या बात है, सो नाइस सर, थैंक यू। तो मिलिंद सर, वैसे तो आपकी जर्नी यहाँ पे बहुत सारी अभी पीछे फोटोज वगैरह चल रही थी हमारी, और बहुत पावरफुल जर्नी है, लेकिन आप यहाँ साक्षात हमारे साथ विराजमान हैं। तो हम चाहेंगे कि मिलिंद सर की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे एकदम से आप इतने सुपरस्टार मॉडल बन गए, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया, एंड यू रीच टू दैट पिनेकल। इस सबका आंसर अगर मैं दूं तो इट माइट नॉट बी दैट मोटिवेशनल फॉर यू, बिकॉज इट वाज शेयर डिफॉल्ट। मतलब नसीब से आया हूँ मैं यहाँ। आई एम बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर जी, एंड देन पॉलीमर टेक्नोलॉजी में मैंने कुछ उसमें हायर एजुकेशन लिया, आगे का एजुकेशन लिया। एंड देन आई वॉज प्लानिंग टू, आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन सर्विंग। मैंने सोचा था मैं कभी किसी के पीछे जॉब नहीं करूँगा, तो एक मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है। सो आई स्टार्टेड माई प्लांट, ओन प्लांट इंजेक्शन मोल्डिंग का, गोवा में। मैं माई नेटिव प्लेस इज गोवा, मैं आधा गोवन हूँ, मैं मदर इज फ्रॉम गोवा। एंड देन
उसके बाद मुझे ऐसा पता चला कि वहाँ उतना अपना धंधा चल नहीं रहा है, तो वो ठीक से चला नहीं, तो मैंने सोचा चलो और कुछ करते हैं। फिर आई स्टार्टेड प्लांट ऑफ वोवन सैक्स, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन वोवन सैक्स एंड पॉलीप्रोपिलीन वोवन सैक्स। ये भी मेरे फील्ड से बहुत दूर की चीज़ें हैं, लेकिन बिकॉज आई एम इन इट सो आई कैन टेल यू। और ये काफ़ी बड़ा प्लांट था। इसमें क्या होता है कि ग्रैन्यूल्स होते हैं प्लास्टिक के, वो डाले जाते हैं मशीन में, एक्सट्रूडर में, और उसमें से थ्रेड निकलता है। और दूसरा प्लांट होता है टेक्सटाइल का, जहाँ बॉबिन्स पे वो थ्रेड वाइंड करके उससे वोवन सैक्स, मतलब जो बुनी हुई बैग्स होती हैं, सीमेंट पैकेजिंग, फर्टिलाइजर्स, वो बनाने का काम था। अभी क्या हुआ, दोनों दोस्त मेरे जो आए थे वो वहाँ सेटल हो गए प्रोडक्शन में। मुझे उतना मशीन पे काम करने में इंटरेस्ट नहीं था। आई एम ओरिजिनली मार्केटिंग है। और मुंबई में आके मैंने सोचा कि मार्केटिंग करूँ, ये लोग प्रोडक्शन संभालेंगे। वैसे हुआ, 1-2 ऑर्डर्स मिल गए अच्छे, नर्मदा सीमेंट्स के वगैरह। और बाद में मुझे कोई काम नहीं था मतलब करे तो क्या, मतलब ऑर्डर्स दे दिए, मटेरियल जा रहा है, पैसा आ रहा है, ये सब जो मेरा काम था मैं कर रहा था। तो आई थॉट वाई शुड नॉट आई डू सम एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग, कुछ और करूँ। और लोग मुझे तभी, मेरे सब दोस्त वगैरह बोलते थे कि यू हैव गॉट अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, हाइट है, बिल्ट है, फेस है, दोस्त लोग बोलते थे। तो वाई डोंट यू डू मॉडलिंग। मैंने सोचा चलो आइडिया कुछ बुरा नहीं है। और ये दोस्त कौन थे सर, लड़के लड़कियाँ? दोनों अच्छा, दोनों थे मतलब। और फिर मुझे लगा कि आई शुड देना है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आई वॉज ऑल्सो इन स्पोर्ट्स, आई वॉज प्लेइंग नियरली ऑन स्टेट लेवल, बैडमिंटन भी और क्रिकेट भी, और उसमें करियर बनाना चाहता था मैं। थैंक यू। सातारा में एक, जब हम लोग प्लांट का इरेक्शन कर रहे थे, तभी एक्सीडेंट में मेरे शोल्डर डिस्लोकेट हो गया। सो आई कुड नॉट प्ले ऑन दैट लेवल, जो एक मतलब ओवर हेड स्मैश मार नहीं सकता था, फिर थ्रो नहीं कर सकता था बराबर। तो आई थॉट हम लोग, मैं वो लेवल पे शायद खेल नहीं पाऊंगा। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि अपन मॉडलिंग करते हैं। आई मेट गौतम राजाध्यक्ष। गौतम वॉज टॉप मोस्ट फोटोग्राफर, आई यू माइट हैव हर्ड गौतम का नाम। सो जो भी बड़ा फिल्म स्टार होता था तो पहले गौतम से उसका फोटो निकलता ही था। और ही वॉज महाराष्ट्रियन। तो मैं जाके उसको मिला, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली, आई एम फ्रॉम अ वेल ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। माई फादर वॉज इन अ गुड कॉर्पोरेट पोजीशन। थोड़ा बहुत पैसा देने के जितना मेरे पास था, तो मैंने गौतम जी को बोला कि भाई आप मुझे देख रहे हो, क्या आपको लगता है मैं मॉडल बन सकता हूँ? तुम्हारा डेस ना, अरे ये रे तू उदय। मेरे को समझा नहीं, क्योंकि उनको तभी 6-6 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। बड़े बड़े स्टार्स लाइन लगाए हुए रहते थे, और चार्जेस भी बहुत हेवी थे। और मैंने तो उदय बोला, तो मैंने बोला गौतम जी, मतलब मेरे पास वो उतना नहीं है देने के लिए। अरे तू काजी करो ना, तू ये उदय, ठीक है। दूसरा दिन वेरी नेक्स्ट डे आई वॉज देयर, आई हैड सिमिलर बियर्ड। उसने बोला, उन्होंने कहा कि पहले तेरे विद बियर्ड निकालते हैं, फिर बियर्ड निकाल के फोटो सेक्शन करते हैं। वो ज़माना ऐसा था, तभी मोबाइल नहीं थे, और अपने अपने फ़ोटो निकाल के जो मॉडल लोग पीछे स्टिकर बनाते थे, उसका अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, नाम पीछे चिपका देते थे, और यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट एड एजेंसीज। तो गौतम ने भी मुझे कई अच्छी एड एजेंसीज के एड्रेसेस दिए, कंसर्न पर्सन दिए, जैसे कि लिंटास, मुद्रा वगैरह वगैरह। मतलब कितना नसीब होता है बताता हूँ मैं। लोग आते हैं इधर, बहुत स्ट्रगल करते, लेकिन कुछ नहीं होता है। ये मेरा पहला दिन था जब भी उन्होंने फ़ोटो निकाले। तीसरे दिन उन्होंने मुझे कॉपीज़ दी, और मैं इसमें से बेस्ट जो 5 फोटोग्राफ्स है उसके लिए मैंने स्टिकर्स बनवा के, उन्होंने कहा कि ये सब एड एजेंसी उनको जाके तो दे के आ जा। तभी मेरे पास बुलेट थी, तो बुलेट पे बैठकर मैं, और मोस्ट ऑफ द एजेंसीज वर नियर टाउन, मैं बांद्रा में रहता हूँ, तो बुलेट लेके गया, एक एक करके सबको दिया फोटोज। एंड में मैं संतोनु शेवरे के पास गया, ओपेरा हाउस में उसका ऑफिस था। संतोनु शेवरे मतलब किमी काटकर हस्बैंड, एंड ही वॉज हैविंग टॉप बैनर्स दैट टाइम, लाइक रेमंड, जैम, जी, ग्वालियर, अभी भी हैं, OCM, एंड दिग्जाम वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द रियल बिग बैनर्स। तो उसका मॉडल था शेखर का। बाय द टाइम आई केम बैक होम, सेम डे बोल रहा हूँ, मुझे घर पे लैंडलाइन पे फ़ोन आया था कि मिलिंद गुना के आएंगे तो ये वापस फ़ोन करने को, ये नंबर पे। तो मैंने वापस फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप जो फ़ोटो देके गए वही हैं क्या? हाँ, अभी क्या, अभी आ सकते हो क्या आप? आ सकता हूँ क्या, मतलब क्या करना है? नहीं, आपकी स्क्रीन टेस्ट लेनी है। निकल गया मैं संतोनु शेवरे के पास, वहाँ जाके बैठ के फर्स्ट टाइम मेरी ज़िंदगी का स्क्रीन टेस्ट, मतलब वो कैमरा वीडियो, मतलब कैमरा लगा के हम हाथ में कैदी जैसे पकड़ के खड़े रहते हो, स्लेट, उस पर मेरा नाम, एज वेज सब लिखा हुआ, प्रोफाइल पे देखो, इधर देखो, सामने देखो, वो सब हो गया। तो 2-3 लोग बैठे थे सूट बूट पहन के, उन्होंने मुझे एकदम ऊपर से नीचे तक देखा सब,
गौर से। उन्होंने कहा आप किसके पास गए हो फोटो देने के लिए? मैंने कहा सबके पास गया हूँ। तो मतलब एक काम करिए, आप हम आज ही रात को जा रहे हैं, हमारे बॉस को मिल रहे हैं और आज ही रात को आपको फ़ोन करेंगे, तो तब तक आप किसी को हाँ नहीं बोलना। मैं बोला ऐसे कि इमीडिएटली थोड़ी कोई मुझे बुलाने वाला है, लेकिन ठीक है बोला चलो। तो मैंने हाँ बोल दिया और सीरियसली उनका रात को फ़ोन आया एंड दे टोल्ड मी दैट दे मेड देयर बॉस वाज सुदर्शन बिरला एंड आई वाज साइंड फॉर अ बैनर कॉल्ड दिग्जाम शूटिंग्स। सो जिसको बोलते हैं ना कि रातों रात स्टार, एकदम बड़ा मॉडल, टॉप मॉडल पहले। तो उसके बाद बहुत सारे मैं हमने मॉडलिंग के जो असाइनमेंट थे, फिलिप्स, लाइफ बॉय, आइडिया, ये वो जो था सब, जो मेन टर्न है करियर में। मेरी एक ऐड है दिग्जाम की, जो एक बहुत बड़े दिग्गज गोविंद नीलानी, शायद अपने नाम सुना होगा, जिन्होंने जो फिल्में की अर्धसत्य, तमस, देव, बहुत सारी फिल्में की। उसमें से अर्धसत्य में से रामा शेट्टी, जिनको उन्होंने थिएटर में से कॉमेडी प्ले से उठाया था, सदाशिव अमरापुरकर को, उसको रामा शेट्टी का रोल दिया, विलन का रोल, एंड ही बिकेम सुपरस्टार। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म दैट टाइम। तो जैसे बहुत बड़े डायरेक्टर ने मुझे देख लिया, उन्होंने कहा कि आर यू इंटरेस्टेड इन एक्टिंग? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं आता। तो एक्टिंग का मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर उन्होंने कहा जस्ट थिंक अबाउट इट, आई एम मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड द्रोह काल। उसमें मैं एक नए लड़के को भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आशीष विद्यार्थी। इसमें नसीरुद्दीन शाह है, ओम पुरी, अमरीश पुरी, गीता वशिष्ठ, ये सब बहुत बड़े बड़े कलाकार, मतलब जो एक्टर्स करके जाने जाते हैं। और उसमें आई वॉन्ट यू फॉर वन रोल ऑफ धनुष, विच इज द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दैट कैरेक्टर। तो मैंने तो ये सब नाम सुन के, तो पिक्चरें तो ऐसे देखता था ना उनकी, मतलब ये सब इनके सामने मैं कहाँ खड़ा रहूँगा। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुमको इंटरेस्ट है तो मुझे बताओ। मैंने 4 दोस्तों को पूछा, सब मुझे लगे गधा है क्या तू, मतलब गोविंद नीलानी तेरे को बुला रहा है और तू, हम लोग इधर लाइन लगा के खड़े रहते, जा इमीडिएटली हाँ बोल के आ। तो मैं गया जाके उनको हाँ बोल के आया। तो उन्होंने बोला आई डोंट टेक इट वेरी लाइटली, आई एम वेरी सिंसियर गाय, सीरियसली लेता हूँ, आपको एक्टिंग सीखनी होगी। एंड ही मेड मी डू थिएटर विथ पंडित सत्यदेव दुबे, सो ही वॉज माई गुरु। तो उनके पास ये लोग भी जाते थे, अमरीश पुरी, नसीर भाई, इनके भी वो गुरु ही हैं। तो उनके पास जाके ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई मेरी। 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया, मुझे कंटाल आने लगा। वो एक टिपिकल एक मारुति, मतलब ऐसा दिखाते थे, मतलब उनके बेसिक ये जो था प्रोग्राम, उसमें हर एवरी टाइम एक आइटम करना पड़ता था कि सामने मारुति या कोई भी गाड़ी खड़ी है, ऐसा सोचो, हाथ में तुम्हारा कपड़ा है और तुम कार पोंछ रहे हो, एक बाजू में बकेट है, उसमें तुम पानी में डाल रहे हो कपड़ा और कार पोंछ रहे हो। और वो पोंछते पोंछते मैंने तुमको जो डायलॉग दिए वो बोलने का, कभी कभी हंसते हंसते बोलने का, मैं बोलूँगा हंसते हंसते बोलो, कभी रो के बोलो, वही डायलॉग, वही ऐसा ऐसा करके पूरा, मतलब परफेक्ट होना चाहिए, जो मतलब एग्जैक्टली बॉनेट का किधर हाइट होगा, ये किधर होगा, वो सब एवरीथिंग हैज टू बी माइंड। एक तो हफ्ता ठीक है ना, वो बात तो बाद में अपने अपनी लैंग्वेज में, बम्बई लैंग्वेज में मैंने कल्टी लेना को स्टार्ट किया। तो एक दिन गोविंद जी ने बुलाया मुझे, मिलिंद मैंने सुना है कि दुबे जी बोल रहे थे आप आते नहीं हो, तो बीच बीच में आप डांडी मारते हो। नहीं सर ऐसा नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों, मतलब एक वो ऐसा मार्क करते हैं इधर वॉल पे, दूसरी जगह दूसरे वॉल पे मार्क करते हैं और उस पर फोकस रख के चलते जाना है वॉल की तरफ, वापस उल्टा आना है, जाते और आते वक्त डायलॉग बोलना है। इसमें से मेरे को क्या मिलने वाला है, ऐसा मैंने बोला उनको। क्या बोलना है जाते आते वक्त? डायलॉग बोलना है। डायलॉग, अच्छा डायलॉग मे बी है तो सोली लोकी और जो भी आपको दिया है पैसेज वो बोलना है। गोविंद जी ने कहा तुम करो, बाद में पता चलेगा। और सीरियसली बोलता हूँ, ये सब ये जो है ना, जो फोकस बोलते हैं ना, एक पॉइंट वॉल पे लगा के उस पर देखते देखते जाने का, टर्न मार के इधर के पॉइंट पे देखना है, मतलब मिस नहीं करना है, यहाँ टर्न मार के वही पॉइंट देखना है। ये आसान चीज़ नहीं है। और जब मैंने कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम खड़ा हो गया मैं, तब मुझे पता चला कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि बहुत बार आपको पता नहीं होता है, लेकिन हम लोग जब क्लोजअप होता है हमारा, तब सामने कोई नहीं होता है, कैमरा के बाजू में हाथ होता है, या कोई असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ किताब लेके खड़ा होता है, आप उसको देख के पूरी एक्टिंग करते हैं, तो तभी कोई नहीं होता है वहाँ। सो यू हैव टू जस्ट इमोट ओनली बाय फोकसिंग ऑन दैट पॉइंट। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आई लर्न। एंड देन कुछ भी एक्टिविटी करते वक्त कुछ भी डायलॉग बोलना, ये जब आपको आता है तो देन फिर बाकी वक्त बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगती है फिर। और देन वंस यू कम फ्रॉम दिस ग्रुप,
ये ग्रुप में से पता चलता है सामने वाले एक्टर को ये ग्रुप में से आया है भाई ये, तो वो भी जरा संभल के बैटिंग करता है अपने साथ। तो वो दिस वाज लाइक दिस इज हाउ माय करियर स्टार्टेड। तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म कॉल्ड द्रोहकाल। द्रोहकाल के टाइम ओमपुरी साहब नहीं थे, मोर के शॉट के टाइम। तो गोविंद जी ने मुझे कहा कि आज ओमपुरी का डायलॉग तुम बोलोगे, और इतना बड़ा लंबा चौड़ा डायलॉग, पूरा पेज, पूरे राजकमल स्टोरी में पूरी प्रेस आई हुई है। फिर अमरीश पुरी वगैरह ऐसे सब एक्टर्स, बड़े बड़े दिग्गज सब, अमरीश पुरी तो ऐसे कुर्सी पे हाथ डाल के बैठे थे। एक साइड में कोने में ऐसा एक छोटा सा सेट बनाया था, वहाँ पे जेल जैसा दिखाया था जिसमें आशीष विद्यार्थी को बांधा हुआ है, और उसको एक भी डायलॉग नहीं था। मेरे को इतना गुस्सा आया था कि वो खाली बैठने वाला मेरे को देख के। और आई हैव टू टेल द होल ह्यूज सोलिलोकी एंड एवरीबॉडी इज लाइक फोकस्ड ऑन मी, सब एक नया लड़का क्या करने वाला है। एट फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, नर्वस होना मतलब क्या बोलते हैं ना, मतलब ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा पूरा मैं शेक हो रहा था, ऐसा ऐसा ऐसा। और तभी मतलब मुझे लग रहा था कैमरा में डेफिनेटली दिखता होगा ये। तो मैं वो भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और डायलॉग भी। और गोविंद जी एकदम वो स्ट्रिक्ट, मतलब उनको एक भी एक्सेंट इधर का उधर नहीं चलता है। हिंदी में तो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो नहीं निभा लिया वो। गोविंद जी ने बोला वेरी वेल डन वगैरह। और तभी एक बहुत बड़ी प्रेस जर्नलिस्ट थी जिसने मुझे देखा, एंड शी अप्रोच सई परांजपे। आपने नाम तो सुना होगा, सही परांजपे, चश्मे बद्दूर, स्पर्श, कथा, ऑल क्लासिक पिक्चर्स शी हैज डन, एंड शी वाज सर्चिंग अ हीरो फॉर हर फिल्म कॉल्ड पोपिया, इट वाज ऑन फॉरेस्ट, एंड हर डॉटर वाज गोइंग टू बी हीरोइन जिमी परांजपे। सो दैट वाज माय सेकंड फिल्म। उसी दौरान कुरुक्षेत्र करके एक बहुत बड़ी सीरियल है, उसमें से 2-3 लोग निकले बाहर। और उसके पहले एक सीरियल थी सर्कस, मुझे लगता है फौजी, उसमें से शाहरुख निकल के, मतलब छोटे पर्दे से एकदम डायरेक्ट बड़े पर्दे पे निकल गए थे। उसके बाद ये जो था, इसमें से एक मैं मतलब ऑफ कोर्स आई वाज ऑलरेडी ऑन लास्ट फिल्म, लेकिन वो कुरुक्षेत्र इतना हिट हो गया जबरदस्त। आशीष विद्यार्थी भी था उसमें, तो मुझे वो भी बड़े स्क्रीन पे गए उसमें से, मतलब और बड़े मतलब कमर्शियल। द्रोहकाल वाज सपोज टू बी सॉर्ट ऑफ आर्ट फिल्म, एक प्रॉपर कमर्शियल सिनेमा जिसको बोलते हैं। कुरुक्षेत्र में जो मेरा लोखान का कैरेक्टर था बहुत अप्रिशिएट किया गया। एंड ये जो आपने अभी गाना सुना है, ये तेरी आंखें जुड़ी हुई, तो वो आपको उसके लिए आपको सोच रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। और हमारा सब शूटिंग सेशंस वेशंस में हुआ, हम लोग वापस आए। और फिर बाद में जब वो फिल्म चली तो इतनी चली कि मतलब आई वॉज लाइक बिकेम रातों रात जिसको स्टार, बड़ा स्टार होना, सेलेबल आर्टिस्ट वगैरह, तो कंटिन्यूसली उसके बाद फिर फरेब, विरासत, जोर, जुल्मी लाइन लग गई थी। वाओ। तो दैट्स हाउ। तो इनमें से आपकी कौन सी सबसे बेस्ट, आपके वैसे तो सारी एक आर्टिस्ट की अच्छी फिल्में होती है, लेकिन आपको कौन सी पर्सनली फेवरेट लगती है? देखिए, ऑल टाइम ग्रेट पिक्चर फिल्म वाज विरासत। आपने भी देखी होगी। एब्सोल्युटली, इट वाज एब्सोल्युटली फैबुलस। विरासत इज माय मोस्ट फेवरेट बिकॉज सॉन्ग्स वर ब्यूटीफुल। प्रियदर्शन इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर। उनके साथ बाद में बहुत फिल्में की, बाद में फिर ये भी किया मैंने, खट्टा मीठा। अभी हाल ही में खट्टा मीठा तक मैं उनके साथ काफ़ी काम कर चुका हूँ। मुझे फिर हेरा फेरी भी बहुत पसंद है, वो जॉनर की। मेरा नानजी भाई आज भी बहुत काफ़ी पॉपुलर है उसमें से। लेकिन माय फेवरेट वाज गॉड मदर। इफ किसी ने देखी होगी फिल्म, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखना। उसको 6 नेशनल अवार्ड मिले उनको। मेरा डायरेक्ट सामना था अपने इंडिया के जो सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक जानी जाती है शबाना आजमी। सो शी वाज ऑपोजिट सर के साथ। देवदास भी सभी ने देखी होगी। देवदास। और अभी ये भूल भुलैया भी देखी होगी अपने, भूल भुलैया 2 हिट, अभी मेरा नेटफ्लिक्स पे हिट भी चल रही है। राजकुमार आउट, इट्स आल्सो डूइंग वेरी वेल। फिर अजय देवगन के साथ हॉटस्टार पे रुद्र, इट इज आल्सो वेरी अप्रिशिएटेड। अभी अजय देवगन के साथ वो रुद्र, दैट इज वेरी। तो मिलिंद सर, जैसे इतनी सारी आपने फिल्में की, इन फिल्मों में काफ़ी सारे आप एक्टर्स से मिले, काफ़ी सारे रोल्स किए, काफ़ी सारे डायलॉग्स, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको कौन से एक्टर्स ने प्रभावित किया? और सबसे ये जनरेशन को प्रभावित करने वाला एक्टर नो डाउट इज अमिताभ बच्चन। एंड मैं ज़्यादा हिंदी फिल्में नहीं देखता था। मैं आई वॉज हॉलीवुड वेस्टर्न फिल्म, मारधाड़ वाली फिल्मों का फ़ैन था। और मेरा आइडॉल वॉज ऑलवेज क्लिंट ईस्टवुड। मतलब मैं हैट वैट मेरे, मतलब महाराष्ट्र में मैं काफ़ी नो मेरी हैट और मेरा वो जो टिपिकल काउबॉय बहुत सारे पोस्टर्स आपने देखे होंगे कभी हाईवे पे वगैरह। वो इवन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का मैं एम्बेसडर था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, वो भी उसी टाइप के मेरे होर्डिंग्स लगे हुए थे। तो दैट इज़ माई लाइक आई लव टू लुक लाइक दैट।
बियर्ड एंड हैट एंड वो एक टिपिकल जो ये गेटअप है, स्ट्रॉन्ग गेटअप। लेकिन इफ़ यू कम टू एक्टिंग तो बहुत सारे हॉलीवुड के एक्टर्स मुझे पसंद है, मतलब रॉबर्ट डिनिरो से लेकर बहुत सारे पसंद है। लेकिन अपने बॉलीवुड में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है दिलीप कुमार द टॉप मोस्ट। आई लव हिज एक्टिंग एंड आई थिंक एवरीबडी इज कॉपिंग जो भी है आगे के सब जनरेशन। कॉपी मतलब इन्फ्लुएंस तो हो ही जाता है। वैसे बच्चन साहब जो है, जो हमारी जनरेशन में, उनको इज लाइक ह्यूज उनका इन्फ्लुएंस है। एंड बिकॉज आई डिड films with him also, he released my book, one of my books. I was lucky to have a preface of my book given by Bala Saheb Thackeray, honorary Bala Saheb Thackeray ने मुझे preface 12 बुक्स लिखी है सर ने, 12, एक नहीं 12, ठीक है। एंड ये 12 की 12 बुक्स में से सर कुछ वाइल्ड लाइफ के ऊपर है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे है? स्पोर्ट्स ऑफ माहिर। अगर मराठी लोग हैं तो उनको तो 100% मालूम होगा। मेरे भटकंती करके एक सीरियल बहुत पॉपुलर है महाराष्ट्र में। भटकंती देखा है कितने लोगों ने? डिस्कवर महाराष्ट्र भटकंती, दीज आर माय ट्रैवल शो। भटकंती मतलब जो भटकने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घूमने वाले हैं, तो ये सभी सारे सर को ना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, पुरानी चीज़ों की फोटोग्राफी और उनको उनके बारे में स्टोरी शेयर करना, सारे किले, महाराष्ट्र के फोर्ट, उनकी हिस्ट्री, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बेसिकली मतलब मैक्सिमम बुक जो है वो फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र पे एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ इसके ऊपर है। उसमें से जैसे मैंने अभी बताया, चंदेरी भटकंती इज ऑन फिल्म्स। चंदेरी मतलब सिल्वर स्क्रीन जी। सिल्वर स्क्रीन के लिए मतलब वाइल्ड शूटिंग मैंने जो भटकना हुआ मेरा, सिर्फ यहाँ नहीं, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, उस दौरान जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए जी, उसके ऊपर वो बुक है। और उसको ऑनररी बाला साहब ठाकरे ने प्रीफेस दिए और अमिताभ बच्चन ने उसको नाट्य सम्मेलन में, मराठी साहित्य सम्मेलन में रिलीज़ किया। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि इतने ये बड़े दिग्गज लोग हैं जिन्होंने ये इतना मुझे कोऑपरेट किया, इतना मेरे लिए किया। सो वो भी एक चीज़ है कि बच्चन साहब का मतलब जहाँ जब मैं उनको मिला शूटिंग के टाइम, और द वे ही बिहेव्स, लाइक जिस तरीके से आपको रिस्पेक्ट देते हैं, सो कर्चस। लेकिन माई ऑल टाइम फेवरेट ऑलवेज विल बी मधुबाला। क्या बात है, फर्स्ट एंड लास्ट। क्योंकि आई थिंक उनकी जितना खूबसूरती उतनी इवन वेस्टर्न सिनेमा में भी नहीं है। वो जो उनका जो चेहरा था वो मतलब, एंड द ब्यूटीफुली शी यूज्ड टू एक्ट, एलिगेंस सब कुछ, मतलब इट वाज अमेजिंग। तो सर ये इस पूरी जर्नी में आपके ऐसे कौन से 2 या 3 प्रिंसिपल जो आपको आपके फादर से मिले या आपने अपने अंदर डेवलप किए, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया और जिनके कारण ही शायद आपका ये इतना बड़ा ब्रांड बन पाया? देखिए, जैसे मैंने आते ही आपकी एक तारीफ की एक चीज़ के लिए, पंक्चुअलिटी। आपको बताता हूँ, टाइम जो संभालता है, जो दूसरे को जुबान देता है टाइम के लिए, और वो अगर संभाल पाता है तो उसके जितना रिस्पेक्ट कहीं उसको नहीं मिलता। तो ये मैंने अनुभव किया। और आज तक जो मेरी 30-32 साल की जो मेरी करियर है, उसमें लोग डरते हैं मुझे इसके लिए। ये मिलिंद गुना जी ने टाइम दिया तो एक घड़ी लगाओ, और वो आएंगे तो 1 मिनट पहले ही आएंगे। So this, if you really want to be successful in life, I think this is the utmost important thing. You have to respect others' time. So once you give time, you have to commit. Once the commitment is given, you have to fulfill it. Second thing, as far as possible, मैं झूठ नहीं बोलता। तो जितना आप, मुझे लगता है जितना आप ट्रांसपेरेंट हो, सच बोलें, उतना आपको आसान होता है। काफ़ी चीज़ें आसान होती है। मतलब जहाँ कोई हर्ट होने वाला है, किसी को दुख होने वाला है, तो शायद आप लोग वहाँ झूठ बोलेंगे तो ठीक है, मतलब उसको बचाने के लिए। तो ये सब चीज़ें। और दूसरा, आपने भी मुझे देखा होगा कि अब जो आपने कहा कि मैं द वे आई मूव अराउंड, और जो भी है, फादर ने कभी भी यही कहा था कि कुछ भी आप बन जाओ, आपके पैर ज़मीन पे होने चाहिए, और कहीं भी उड़ मत जाओ, कभी नीचे आओगे पता नहीं चलेगा। एंड सच में दोस्तों, मैं फिल्म स्टार से मिला हूँ, लेकिन मिलिंद सर से जब से मिला हूँ, तब से आई थिंक ऐसा कोई दिन नहीं गया जब सर के साथ कोई चर्चा नहीं हुई। कई बार ऐसा हुआ कि मैं बिज़ी हूँ, लेकिन सर की तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन किसी न किसी फॉर्मेट में हमेशा रहा। एंड नॉट ओनली दैट, अगर मेरा कोई भी अचीवमेंट रहा तो सबसे पहले मुझे अप्रिशिएट करने वालों में से सर रहे। पिछले 2 महीने में, 1.5 महीने में, जब से मैं सर के साथ जुड़ा,
दिस इज सो इनक्रेडिबल एंड ही इज सो लर्निंग ओरिएंटेड कि मैंने ऐसे ही कुछ आइडिया शेयर किया तो ही वाज लाइक बताओ मुझे और इसके बारे में, तुम कब आ रहे हो पूना, एंड यू आर ऑल्सो वेरी बिजी मैन, मैं तो सोच नहीं रहा था आप इतने बिजी हो, तो जब भी पूना आओ तो मुझे मिलो, आई नीड टू लर्न व्हाट इज दैट आइडिया, इवन मोर आइडियाज, व्हाट ऑल द थिंग्स आई यू डू। ये इस लेवल पे आने के बाद भी इतना क्यूरियस एटीट्यूड, जबकि ही इज सुपर बिजी, इनके खुद के पास उतना समय नहीं है कि पिछले 4 महीने जब से मैं मतलब 1.5-2 महीने से सर के साथ जुड़ा हूँ, तब से एवरी सिंगल डे या तो ये किसी इस तरह के प्रोग्राम में है, या किसी ओपनिंग में है, या किसी ब्यूटी पेजेंट को एड्रेस कर रहे हैं, या शूट कर रहे हैं अगली फिल्मों के लिए, या फिल्म्स की कोई ओपनिंग वगैरह के सेशन में। आई थिंक इन द लास्ट 1.5 months which I have known him, he has traveled almost every single day. आप भी उतने ट्रैवल करते हैं मतलब ये जैसे अभी सीन देखा, इतना गुस्सा कैसे आ जाता है उस सीन में? नहीं, ये क्या है, मेरा टाइप है एक्टिंग का, वो ऑन ऑफ वाले एक्टर्स बोलते हैं, मतलब अगर आप देखेंगे कि मैं शॉट के पहले मैं कुछ भी करता रहूँगा, मतलब पंकज बोलते हैं ना, टाइम पास जो वो चलते हैं, जिस मोमेंट पे मुझे डायरेक्टर बोलता है शॉट रेडी, हम जाते हैं उधर, इमीडिएटली आई एम इनटू दैट कैरेक्टर। तो ये क्या है, वो जो बेसिकली एक्टिंग के जो 2 तरीके हैं, मतलब उसमें एक है कि लोग बहुत पढ़ाई करके रट के वगैरह करते हैं, वो एक बात अलग है। मेरा टाइप वो है कि हम, क्योंकि मैं एक जंगल में भटकने वाला, इधर उधर भटकने वाला इंसान हूँ, मुझे भटकिया बोलते हैं लोग, और मैं लोगों को देखना पसंद करता हूँ, सब लोगों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, और ये सब अंदर सबकॉन्शियस में जाके रहता है। तो और जब कोई कैरेक्टर आता है और वो सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन होता है, जो मैंने ऑब्जर्व करके अंदर कंप्यूटर में डाल दिया है, तो अपने आप शॉट के टाइम वो रिकलेक्ट हो जाता है। तो एक्टिंग इज पुटिंग समथिंग इनसाइड एंड रिकलेक्टिंग ऑन द राइट टाइम। तो उस टाइम अगर आप खाली अपने खुद को बताते हो कि भाई मैं ये बल्ली ठाकुर हूँ, बस ये है जानवर है मार, मतलब कभी मैं माँ बहन के भी खुद को गाली देता हूँ, मतलब अंदर जो भी है गाली दे के, मतलब अंदर सिर्फ मैं आई एम जस्ट रेडी फॉर दैट रोल। अरे या कोई एकदम अच्छा आदमी है तो उस तरह ज़्यादा करके मैं अच्छा आदमी नहीं होता हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत ये इसकी आदत हो गई थोड़ी। तो लेकिन उसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब निगेटिव शेड्स में भी अलग अलग शेड्स होते हैं। तो उसमें कोई ठहरा वाला निगेटिव कैरेक्टर होता है, कोई ऐसा ये थोड़ा मतलब ज़्यादा ही लाउड था, कुछ होता है एकदम दबा के चबा के सामने वाले पे घाव करने वाले कैरेक्टर्स होते हैं। तो वो सब ऑब्जर्व किए जाते हैं, अंदर डाल दिए जाते हैं, और ऑन द स्पॉट उस टाइम वो रिकलेक्ट किया जाता है। ये मेरा एक्टिंग का तरीका। तो वो टाइम मुझे अपने आप वो ऊपर वाले की देन होती है, तो आ जाता है वो। तो इसका मतलब है, देखो दोस्तों, जितने भी इतने पावरफुल लोग होते हैं ना, वो सब डूबे रहते हैं दिन रात, उसी में डूबे रहते हैं। वो आपसे भी बात कर रहे हैं तो वो चीज भी ऑब्जर्व करके स्क्रीन पे कहीं ना कहीं। सो 24/7 यू आर ईटिंग इट, यू आर ड्रिंकिंग इट, यू आर थिंकिंग अबाउट इट, यू आर लिविंग इट, यू आर ड्रीमिंग इट, हर बार, एवरी सिंगल मोमेंट। और यही एक चीज आपको देखनी है, इसी को बोल सकते हैं विजन, दिस सिंगल पॉइंटेड फोकस जो सर ने बताया कि वो फोकस वहां से वहां, बस उसी पे, उस फोकस को ध्यान रखते रखते डायलॉग भी बोलना है, सब कुछ करना है। आई थिंक सच ए लवली थिंग है ना सच है। और ये लिविंग, आप जब मेरे अलावा, मैं तो आपको बात कर रहा हूँ जब, लेकिन वो ही चीज़ें जो हमने कल से बात की है, वो सारी चीज़ें एडवोकेट हो रही है यहाँ से, सोनाली मैम से, अभी हमारे साथ सचिन जी थे उनके थ्रू, एंड दिस इज अ लिविंग वन। यस मिलिंद सर, लाइक आपने जो भी इतनी फिल्में की हैं उनमें ज़्यादातर आपका कैरेक्टर जो रहा है नेगेटिव कैरेक्टर, एंड यू आर लाइक जस्ट एन हम्बल पर्सन। तो ये जो ड्यूअल कैरेक्टर है, हाउ यू मैनेज इट? लाइक जब आप कैरेक्टर में होते हो तो यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड जब ये कैरेक्टर खत्म होता है और यू आर लाइक ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। हाउ यू मैनेज दिस ड्यूअल पर्सन? आप शादीशुदा हैं क्या? हाउ डू यू मैनेज दिस ड्यूअल पर्सन? और आपका आंसर उसी में छुपा हुआ है। जब आप घर के बाहर जाके शेर होते हैं, अंदर आने की बिल्ली होती है। वो इस प्रोग्राम में अकेले आने वाले थे, वाइफ ने कहा अकेले गए तो देख लेना, तो you have to, मतलब it's like your profession, so you have to be like that. But then I am, अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ, कहीं बैठा हूँ, कोई गप्पे मार रहा हूँ, तो मैं जो हूँ वही दिखाई देगा। That means I am a good actor। अगर आपको इतना डिफरेंस दिख रहा है और मैं सब निगेटिव रोल करता हूँ,
और आपको अगर लगता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ तो इट्स अ क्रेडिट टू मी ओनली, थैंक यू। तो फाइनली हमको मज़ा तभी आता है जब ऑडियंस को मज़ा आता है। हाउ ब्यूटीफुल, थैंक यू। मिलिंद सर भी बहुत अच्छे पॉइंट हैं, मराठी में काफ़ी अच्छा लिखते हैं। तो अगर वैसे तो यहाँ पे सर पूरे इंडिया से लोग हैं तो अक्सर मैक्सिमम लोग मराठी नहीं जानते, लेकिन अगर आपकी बेस्ट कोई मराठी की पोएम की 2 लाइनें अगर आप शेअर करना चाहें तो। माळ्यावरच्या अडगळीमध्ये साचवलेला मणभर कचरा, जुनाट जर्जर निरुपयोगी टाकाऊ तरी हवा हवासा, दिवाळीतला तुटका कंदील, चिनी मातीची फुटकी भांडी, बिनहातांची खुर्ची आणि अभ्यासाचे शिसवी टेबल, जुनी पुस्तके, जुनी खेळणी, पतंग मांजा, पाटी दप्तर, बालपणीच्या नाटकातले इवले कपडे, आईने विणलेला स्वेटर, कळकटलेल्या ट्रॉफ्या, पदके, विरलेल्या फोटोंचे अल्बम, वाळविलेली पाने आणि पानांमधले जुने पराक्रम, गतगोष्टींचा सुखदुःखाचा कचरा सगळा कधी वाटते फेकून द्यावा। गतगोष्टीचा सुखदुःखाचा कचरा सगळा मतलब पुरानी चीजें और पुराने सुख दुख, उसका जो कचरा है वो कचरा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि क्यों उधर जमा करके रखे, फेंक दो ना। वो माला तोड़ के वहाँ कलर मार के एकदम अच्छा, वो साइड कॉर्नर जरा खराब दिख रहा है ना अपना घर का, ऐसा लगता है कभी कभी। सुखदुःखाचा कचरा सगळा कधी वाटते फेकून द्यावा, रीता करावा, तोडूनी माळा रंग लावूनी एक कोपरा लख करावा, माळ्यावरचा जुना पसारा तसाच तरी मी जपत राहतो, मनातून हे जाणून असतो, भरला माळा रित्या भिंतीना रित्या घराला खरपण देतो। ये समझा होगा आपको शायद। मतलब ये मैं नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो सब चीज़ें ना उसके कारण मेरा घर है, यही मेरा, ये नहीं होगा तो मेरे घर का कोई मतलब नहीं। तो वो माड़ा इसके लिए अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, दो इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, जो मतलब है उसको। और मैं ट्रेकर हूँ, माउंटेनियर हूँ, आज मेरी एज 61 है। तो तो लेकिन मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में मेरा भटकंती और डिस्कवर महाराष्ट्र बहुत पॉपुलर शोज हैं, जिसमें मैं महाराष्ट्र दिखाने के लिए खुद सब किलों पे चढ़ चुका हूँ। मतलब महाराष्ट्र में ऐसा मुझे लगता नहीं कोई माउंटेन होगा जो मैंने चढ़ा नहीं है, मतलब पार नहीं किया। और मैंने नीचे से तो सब दिखाया, चढ़ के सब शूट करके भी लोगों को फोर्ट्स दिखाए, माउंटेन दिखाए, टूरिस्ट स्पॉट दिखाए। लेकिन मैं आई वॉज लकी टू हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी, जहाँ मैं हमारे जो मेरे दोस्त भी हैं, हमारे बाजू में भी रहते हैं हमारे इलाके के, उद्धव जी ठाकरे, तो वो भी फोटोग्राफर है, मैं भी फोटोग्राफर हूँ, हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो उनका प्रोजेक्ट था एरियल फोटोग्राफी ऑफ महाराष्ट्र। तो हेलीकॉप्टर में से सब महाराष्ट्र के फोर्ट्स उन्होंने क्लिक किए, तभी मैं ही उनके साथ था और मैंने भी सब किए। तो मैं ही शायद अकेला ऐसा आदमी रहूँगा जिसमें नीचे से भी सब किले देखे और ऊपर से भी देखे, कि ड्रोन से तो देख सकते हैं आप। सो दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स, जिसमें मैं 2-3 साल उनके साथ वो घूम के सब हेलीकॉप्टर में से तो फोटोज निकालते गया। तो एक सवाल सर, ये फोटो देख के मुझे याद आया, बाला साहेब ठाकरे, लता मंगेशकर, इन लोगों को लेजेंड बनाने में इनका, जैसे बाला साहेब ठाकरे के साथ आप काफ़ी रहे हो, उद्धव जी ठाकरे के साथ आप काफ़ी रहे हो, तो उनका ये इतना मतलब विजन कैसे इतना डेवलप हुआ, इतना सॉलिड कैसे हुआ? तो उनका ना, हाँ, उनका विजन कैसे, मतलब आपके नज़र से हम सुनना चाहते हैं कि वो किस लेवल पे सोचते थे? नहीं क्या है, मतलब लोग लेजेंड्स होने के कारण तो एक डेफिनेटली ये है कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट तो है जी। बाला साहब के पास जो मतलब वक्तृत्व का टैलेंट था, या जिस तरीके से वो पकड़ के रखते थे लोगों को, जब बोलते थे लोग उठ नहीं पाते थे। वैसे लताबाई जब गाती है तो मुझे लगता नहीं, मतलब आज भी कोई नहीं सिंगर जो उनके आसपास भी आ सकती है, जो कंप्लीट गायिका जिसको बोलते हैं। हर सुर, मैंने एक उनका सुर आज तक बेसुरा नहीं सुना, मतलब एक गाने का एक, मैं भी थोड़ा बहुत गाने में हूँ, मतलब कान से हूँ मैं, लेकिन मुझे थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो मुझे तकलीफ होती है। तो ऐसी कोई बहुत है ही नहीं कोई कि जिसका एक भी सुर जाता नहीं कभी। मतलब एक सुर होता है, उसमें श्रुति भी होती है, सुर के भी विभाग होते हैं। जैसे एक कुंडली होती है, उसमें नवमाश कुंडली भी होती है, वैसे एक सुर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हर पार्ट भी उनके एक्यूरेट लगता है, मतलब ऐसा बहुत मुश्किल है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। तो माँ सरस्वती है, तो वो तो उनके पास होता ही है, लेकिन दे वर्क हार्ड ऑल्सो, एंड देन दे, अभी आप इधर भी देखेंगे तो देखिए, मतलब ऐसा कुछ बहुत आपको ये नहीं लगेगा कि उसको हम लोग कुछ बहुत बड़े है, ऐसा कुछ दिखा नहीं, शांति से सब हम बैठे, हम लोग गप्पे मार रहे थे। और वो एक्चुअली बाला साहब मुझे ऐसे पीठ पे ये कर रहे थे, हाँ हम सा मिलिंद वगैरह सब लताबाई को बोल रहे थे। तो लताबाई ने बोला उनको कि मैं भी जानती हूँ उनको,
लेकिन बेसिकली फोर्स बिट्स उनको भी बहुत पसंद थे। शी यूज्ड टू, जब ये उद्धव जी का पहला एग्जीबिशन हुआ था तो मैंने काफ़ी फोटोज उसमें से लता भाई को डिस्क्राइब करके बताया था कि ये किला ये है, ये किला ये है, यहाँ ऐसा ऐसा हुआ था वगैरह वगैरह। तो शी वॉज क्वाइट फैसिनेटेड बाय दैट। तो ये मतलब इन लोगों का वो भी है कि जो आपने बोला कि इंक्विजिटिवनेस, मतलब एक सर्टन लेवल पे पहुंचने के बाद भी उनको और कुछ जानने की इच्छा और रहती है, मतलब और कुछ सीखने की उनकी आस रहती है। तो दैट्स देयर प्लस पॉइंट है। तो बेसिकली क्या है कि इसी चीज़ का मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अभी फिल्म में काम कर रहा हूँ, मेरा बोल रहा हूँ मैं, फिल्म में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उसी टाइम मुझे फोटोग्राफी का भी शौक है, उसी टाइम मुझे लिखने का भी शौक है। तो मेरा फील्ड मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया। मतलब जब मैं फिल्मों में काम करने किसी स्विट्ज़रलैंड में जाता हूँ, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में ऑफ कोर्स नज़ारे तो बहुत है उधर, मतलब लैंडस्केप्स तो आप एक से एक है। तो मेरा कैमरा चालू हो गया उधर, आई स्टार्ट क्लिकिंग, तो आई डोंट वेस्ट टाइम, वो मेरा चालू होता है। और मुझे अभी क्या हो गया कि इतना काम करने के बाद एक बार दो बार सुन के मैं डिलीवर कर सकता हूँ, तो मेरे को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायलॉग कोई भी हो तो हम लोग को 2 शॉट के बीच में बहुत टाइम होता है, तो वो टाइम मैं यूटिलाइज करता हूँ। तो उसमें से एक होता है ये फोटोग्राफी। बाजू में सह कलाकार होते हैं जो हीरो हीरोइन जो भी सब, वो भी अच्छे ही होते हैं, तो उनको भी, और मैं ही साथ में वो मैं क्लिक करूँ तो कोई ना, कभी वो एक्टर को कोई ना नहीं बोलता है जनरली, तो दे रिस्पेक्ट एंड दे ऑल्सो लाइक, दे नो दैट उनके अच्छे फोटो निकलने वाले हैं, तो वो फोटो भी खिंचवा के लेते हैं। फिर लिखना है बीच में के टाइम, अगर मुझे कोई पोइट्री सूझ गई तो वो मैंने लिख लिया। तो मेरे लिए सब एक शूटिंग में जाना बहुत सारे फील्ड्स को हाथ डाल के जाता है। सो इट्स कॉम्प्लीमेंटरी फॉर मी टू बी इन ऑल द फील्ड्स बिकॉज ऑफ माई फिल्म एक्टिंग प्रोफेशन। तो मुझे मोटिवेशन क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे मज़ा ही आता है कि मैं जाता हूँ तो फिल्म के लिए जाता हूँ, तो मतलब आउटडोर लगा तो मतलब आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। मुझे बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती है, आई एम ए ट्रैवलर बेसिकली। मेरे पर मुझे जो कुछ भी अवार्ड वगैरह मिले, सबसे बड़ा अवार्ड मैं ये समझता हूँ कि मुझे प्रीफेस बाला साहब ठाकरे ने दिया है, उसमें उन्होंने मेरे बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि मिलिंद पिछली ज़िंदगी में भटक्या और विमुक्त जातीचा नेता असावा, मतलब जो भटकने वाले लोग हैं ना उनका नेता होगा, ऐसा मुझे लगता है द वे ही ट्रैवल्स। तो मुझे हमारे इसमें भी लोग भटके ही बोलते हैं, तो ये भटकना भी मेरा हो जाता है, ट्रैवलिंग का शौक होता है, फोटोग्राफी का शौक होता है। तो फॉर मी गोइंग देयर इज इन इटसेल्फ इज अ मोटिवेशन। लेकिन एक चीज़ ये है कि हाँ, अगर आप मुझे पूछेंगे कि वो जो इंजीनियरिंग की थी आपने और जो मशीन्स पे प्रोडक्शन, तो वो मुझे मोटिवेशन नहीं दे सकता था। आई कुड नॉट स्टैंड देयर दो। दैट वाज नॉट द इनर कॉलिंग, है ना? इनर कॉलिंग पे जब आदमी मिलता है तो वो हमेशा मोटिवेटेड। सो यू हैव टू हैव पैशन फॉर दैट। जो भी आप करने वाले ना उसकी आपको उससे आनंद मिलना चाहिए, पैशन होना चाहिए, नहीं तो कुछ मज़ा नहीं है काम करने में। आप लोग इस लेवल पे 250-300 मूवीज कर चुके हैं, इतना काम कर चुके हैं, लेकिन कई बार एक नई मूवी कर रहे हो तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर आके बोल रहा है मिलिंद सर ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, या तो कभी ईगो हर्ट नहीं होता इससे? नहीं, जो असिस्टेंट का मुझे मालूम नहीं, लेकिन डायरेक्टर जो होता है वो अगर मुझे बोलता है कि मुझे ये ऐसा चाहिए, मतलब ये चाहिए, तो जनरली कहते डायरेक्टर इज द कैप्टन, जो फाइनल पूरा उसको मालूम होता है सामने क्या दिखने वाला है जी, और वो आपका भला भी कर सकता है और आपकी वाट भी लगा सकता है। तो मतलब क्योंकि अब हमारे इधर चक्रवर्ती करके शॉट होते हैं, चक्रवर्ती मतलब समझो टाइम कम पड़ गया और मालूम है एक्टर की डेट नहीं है अभी, तो 2-3 अलग अलग कपड़े पहन के जो पिक्चर में कॉस्ट्यूम्स है, एक ऐसा नॉन कमिटल बैकग्राउंड रख के क्लोजअप लिए जाते हैं जिसमें हंसते भी है, गुस्सा भी करते हैं, सब एक्सप्रेशन इधर से उधर से ऐसे दे देते हैं, और फिर वो डायरेक्टर फिर बाद में वो जहाँ चाहिए उधर चिपका देते हैं। तो लेकिन वो एडिटिंग टेबल पे, लेकिन बहुत ऐसा हुआ है, मतलब बाद में देखा, अरे क्या है मैं तो ये क्या और एक्सप्रेशन में क्या दे रहा हूँ, मतलब वो ऐसा भी होता है कि गलत भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर इज द कैप्टन, सो फाइनली व्हाट ही वांट्स यू हैव टू डिलीवर। सो मैं जनरली डायरेक्टर को कैप्टन मानता हूँ, तो उसको अगर चाहिए कुछ तो देने की कोशिश करता है। जैसे आपने बताया कि अभी आप एक साथ कितने काम कर लेते हैं, हमें अगर हम टेबल पे बैठे हैं और वीएसआर सर एक चीज़ बोलिए दूसरा भी बोल दिया तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करें। और आप एक साथ मतलब एक रोल में भी आपको अपनी उस रोल को भी प्ले करना है, साथ में आप पोएम भी लिख रहे हैं, और इतनी चीज़ें तो सर कैसे हैंडल करते हैं? वो तो हमारे इधर मराठी में बोलते हैं देवाची करणी नारळात पाणी, मतलब भगवान की दया से नारियल में पानी होता है वैसा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ग्रेट।
बहुत सारे सर मुझे एक चीज़ बता रहे थे कि उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिलने वाला था और वो बड़े शाय हैं और वो बात नहीं करते थे, तो वो उनको मतलब सारे इधर सलमान खान वगैरह बैठे हुए हैं, इधर रानी मुखर्जी और उनकी फ्रेंड्स बैठी हुई हैं, पीछे कोई और बैठे हुए हैं, सारे फिल्म स्टार्स बैठे हुए हैं और वो बता रहे थे कि मेरी फिल्म का नॉमिनेशन हो चुका था तो शायद मुझे कोई ना कोई अवार्ड मिल सकता था, लेकिन मैं ही नॉमिनेटेड था बेस्ट नेगेटिव एक्टर। हाँ पर तो मुझे डर लगने लगा कि अगर मुझे अवार्ड मिलेगा तो मैं क्या बोलूँ जाके स्टेज पे जाके क्या बोलूंगा, इसलिए मुझे अवार्ड ना मिले तो चलेगा मुझे। मतलब इतना आपका ये बियर्ड का जो स्टाइल है इतने सालों से आपने कैरी करा है, आज तक किसी डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने या किसी ने आपको कहा नहीं कि चेंज करो या दो बार किया मैंने। अच्छा इसके लिए मैंने बहुत सारी फिल्में भी छोड़ी है। तो हीरो की मेन फिल्म भी छोड़ी है। मैंने दाढ़ी नहीं निकालूंगा, ये मेरा ब्रांड हो गया था। जैसे कबीर बेदी है, शेखर कपूर है, मेरा तो दाढ़ी से पहचाना जाता है। Can we have a level 100 round of applause everyone? Level 1000 है, level 1000। देखिए दोस्तों, इतने हम्बल हैं, इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, बाला साहेब ठाकरे से लेके अमिताभ बच्चन तक ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज अप्रिशिएटेड हिज वर्क, वर्कड विद हिम। ऑल द लेजेंड्स, दिलीप कुमार साहब का आपने लेटर देखा होगा, इतनी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स, इतने सब कुछ, इतनी सारी चीजें एक इंसान जब पैशनेट होता है तो अपने जीवन में हासिल कर सकता है। और कई लोग होते हैं जो जीवन भर अपने जीवन को डर में बिता देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। आई थिंक आज सोच लो, डर को अलविदा कहना है और हमें भी ऐसी फ्रीडम वाली लाइफ जो जी भी रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, प्यार भी बांट रहे हैं, मूवीज भी कर रहे हैं, कितना रिच एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आपका भी स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड अ बिग लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए।